Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. Sandhya Sharma this side. It's been a long time. We are continuing the surgery series. इसमें सर्जरी पैथो और दोनों आ जाता है, बाद में मेडिसिन भी थोड़ा बहुत पोर्शन आपका आ जाता है इन ऐसी सीरीज़ में, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये स्टार्टिंग इंट्रो राउंड होगा, इसके बाद शॉक बहुत बड़ा टॉपिक है खुद में, उसको हम इंडिविजुअली जो है टाइप्स ऑफ शॉक है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो में। पर ये ओवरऑल एक मैं बता रही हूँ आपको कि अगर मान लो शॉक आ जाए और नहीं आपको टाइप याद आ रहे हैं, तो एक बेसिक सी पैथोफिजियोलॉजी इसमें बताई जा रही है, बेसिक से टाइप्स इसमें बताए जा रहे हैं कि कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं याद आएगा कम से कम ये लिख लो। बाद में जो है, बाद में आपको इंडिविजुअली जो है मैं समझा दूंगी आपका इंडिविजुअल शॉक। और अभी हम बात करते हैं कि बेसिकली शॉक क्या होता है। शॉक की हम बात करें, बेसिकली एक सेल है, ठीक है। हम सांस क्यों ले रहे हैं? ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, सांस ले ऑक्सीजन जा रही है और वाया ब्लड वो जो है अपना ऑक्सीजन जो है स्पेसिफिक ऑर्गन्स के पास पहुंच रही है। बेसिकली हार्ट का काम क्या है? हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आता है, वो पंप करता है लंग को, लंग के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अपना हार्ट में, लेफ्ट हार्ट में दोबारा आ रहा है और वो पूरी बॉडी को पंप हो रहा है। तो बेसिकली पूरी बॉडी में इंडिविजुअल सेल्स आते हैं कि इंडिविजुअल सेल में वो ऑक्सीजन जा रहा है। जब ये हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलना, ब्लड मिलना बंद हो जाएगा, इसकी न्यूट्रिशंस मिलना बंद हो जाएगा, इसके न्यूट्रिएंट्स को मिलना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, वो शॉक की कंडीशन आ जाती है और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। बेसिकली हो ये रहा है कि इसमें हम ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे और इसका हम वेस्ट नहीं निकाल पा रहे, तो इस कंडीशन को हम शॉक की कंडीशन कहते हैं। और बहुत सारे इसके टाइप है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉक है। नेक्स्ट आपका ट्रोमेटिक है, न्यूरोजेनिक है, कार्डियोजेनिक है, सेप्टिक है, मिसलिनियस है, ठीक है। रेस्पिरेटरी शॉक भी है, कई मतलब टाइप्स वो है कि कुछ बुक्स में बढ़ा के भी दिए हुए हैं, पर मेजर टाइप्स यही है। तो अगर आपको ये पता है तो आप बहुत इजीली पेपर कर सकते हो। बेसिकली वॉल्यूम का मतलब क्या है कि ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है। ये आप ना फर्स्ट ईयर में ये बताते होते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से अपना ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि 90% प्लस जो है ब्लड में वाटर होता है बेसिकली। तो डिहाइड्रेशन किन किन वजहों से ज़्यादा होती है? डायरिया, वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन बड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। वॉल्यूम इंजरी की वजह से कम हो सकता है, बड़े सारे रीज़न है जिसकी वजह से वॉल्यूम, हेमोरेज की वजह से कम हो सकता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से कम हो सकता है। और बेसिकली जो सेल के अंदर वॉल्यूम है, जो वेसल्स के अंदर वॉल्यूम है ब्लड का, वो कम हो रहा है, वट एवर द रीज़न में भी, वो हम आगे डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम इंडिविजुअली हम इसका पैथोफिजियोलॉजी नहीं देख के एक इकट्ठा पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि अगर शॉक बेसिकली कंडीशन आ जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है, किसी भी रीज़न से ब्लड में इफ़ेक्ट आ रहा है कि सेल को मीट नहीं कर पा रही, नीड्स जो है सेल की पूरी नहीं हो पा रही है, तो बेसिकली कंडीशंस क्या आती है। अभी आपको ना हार्ट समझना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अगर आपको हार्ट आता है, आपको हार्ट का पता है क्या होता है, फिर आपको समझना इजी हो जाएगा। ये राइट हार्ट है, ये लेफ्ट हार्ट है, ठीक है। राइट हार्ट बेसिकली यहाँ पे सुपीरियर वेना कवा, इन्फीरियर वेना कवा आ रहा है, ठीक है, ब्लड यहाँ पे आ रहा है और ये वाला ब्लड जा रहा है लंग्स में, ठीक है। यहाँ पे खून पूरे शरीर से ऊपर से नीचे से हर जगह से इकट्ठे होके राइट एट्रियम आ रहा है, राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये जा रहा है पल्मोनरी वेन में, आर्टरी में, सॉरी। अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये है लेफ्ट हार्ट। लेफ्ट हार्ट का काम क्या है? ये तो खून हो जाएगा, ठीक है, लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके अपना ये पूरा ऑक्सीजनेट होके वापस आ रहा है। ऑक्सीजनेट होके जब वापस आएगा यहाँ पे लेफ्ट हार्ट में, तो एओर्टा का काम है पूरे शरीर में इसको पहुँचाना, ठीक है। ये जो कार्डियक आउटपुट बेसिकली आम भाषा में समझाया जाए कि ये कितना ब्लड जो है बाहर निकल रहा है यहाँ से, बेसिकली ये कार्डियक आउटपुट है, ठीक है। बाद में मतलब ये बहुत सिंपल सी भाषा है, बाकी कार्डियक आउटपुट हमने पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल में, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल वगैरह हमने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में।
हार्ट है उसका आउटपुट जो है बेसिकली डिक्रीज हो जाएगा। आउटपुट मीन्स वो ब्लड कितना रिलीज कर रहा है अपने थ्रू वो कम हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली बाहर ही वॉल्यूम लॉस हो गया ना। तो मतलब हार्ट कहाँ से अपने में से तो पैदा करेगा नहीं, बाहर ही जब वॉल्यूम कम है, हार्ट के पास ही सप्लाई कम आ रही है तो आगे भी कम ही देगा। तो बेसिकली कार्डियक आउटपुट कम हो गया। अब कम हो गया, यहाँ पे आयोटा कम खून भेज रहा है। अब इनको जो भी हमारे ऑर्गन्स है, ऑर्गन के अंदर सेल है, उसकी न्यूट्रिशन नीड कम पूरी नहीं हो रही। अब यहाँ से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होंगे जिसके वो उस उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को पता चल जाएगा कि ब्लड कम आ रहा है, अभी आगे से ब्लड कम आ रहा है। तो इसके लिए ब्रेन क्या करेगा, अभी अपने लेवल पे क्या कर देगा, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। और मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बोला हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स इंक्रीज इन प्रेशर। मतलब प्रेशर इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा। तो जैसे ये एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर बेसिकली बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से अभी हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बेसिकली रेट्स और ये प्रेशर ये सब बढ़ेगा, ठीक है। हार्ट रेट बढ़ रहा है और इधर उधर से बाकी सर्कुलेशन से, बाकी लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन से अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के लिए ब्लड भेजा जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन भी हमने बढ़ानी है। तो उसके लिए बंदा क्या करेगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा। वो भी ब्रेन का ही वो है कि जल्दी जल्दी सांस लेने से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। और जो पेरिफेरल वेसल्स है, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट जो वेसल्स है या बेसिकली पेरिफेरल वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी और वो जो है ब्लड किस तरफ डायरेक्ट करेगी, वाइटल ऑर्गन्स जो है, हार्ट है, ब्रेन है, इनकी तरफ, अपना वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जो है ब्लड डायरेक्ट होगा, क्योंकि ब्रेन तो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ना। अभी हमने खून कहाँ कहाँ से बचाना है, फ्लूइड जो लॉस हो रहा है वो हो गया, अभी हमने बचाना कहाँ से, और हमारा यूरिन में बहुत वाटर जाएगा, ठीक है। तो वाटर ब्लड सेम ही चीज़ है। हमने बेसिकली क्या करना है, GFR विच इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसको डिक्रीज़ हो गया और यूरिनरी आउटपुट भी डिक्रीज़ हो गया, ताकि हमारा जो पानी और जो भी अंदर हमारे पास बचा हुआ है अपना, उसको हम और ज़्यादा नुकसान ना करें, ठीक है। अब इसकी वजह से जब भी वैसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह हो रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है बेसिकली एक्टिवेट हो रहा है, वो फर्दर वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहा है और वो एल्डोस्टेरॉन भी रिलीज कर रहा है। तो इन्होंने बेसिकली क्या करना है, एट द एंड ऑफ द डे सोडियम और वाटर को रिटेन करके रखना है, ये रिलीज नहीं होने देने बाहर, क्योंकि सोडियम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बात समझो, ये सेल है, ठीक है। अब इसमें अंदर कैसे जाएगा फ्लूइड, जब तक सोडियम नहीं होगा अंदर, सोडियम खींचेगा ना अपने अंदर की, सोडियम जब अंदर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा तो मतलब ये समझ रहे हो कि सोडियम अंदर होना ज़रूरी है, पर ज़्यादा होना भी ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़्यादा हो जाएगा वो भी गड़बड़ हो जाएगी। पर अभी हमारे को ज़रूरी है कि सोडियम जब अंदर जाएगा तभी तो वाटर जा पाएगा पीछे से, है ना। जब अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तभी तो पीछे से वाटर जा पाएगा। तो इसलिए सोडियम और वाटर रिटेंशन दोनों की ज़रूरी है। और वहाँ पे एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है फिर रिलीज़ हो रहा है इसकी वजह से, और फिर यूरिनरी कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा हो रही है, मतलब यूरिन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होके जा रहा है, पानी की मात्रा उसमें कम है और बाकी जो हमारे सब्सटेंसेस उनकी मात्रा ज़्यादा। ये तो चलो टेम्परेरी काम हो गया। अभी मान लो फिर भी शॉक परसिस्ट कर रहा है, फिर भी मान लो कार्डियक आउटपुट नॉर्मल नहीं आया, हमने उसको सलाइन नहीं चढ़ाया, हमने उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया, जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो उसके बाद बाद में क्या हो जाएगा, अभी बॉडी भी कितना ही रिटेन करेगी, कितना ही करेगी, बेसिकली ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा, एसिडोसिस एल्कलोसिस भी थर्ड ईयर में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। वहाँ पर कार्डियक डिप्रेशन जब रिलीज हो रहे हैं तो वो बेसिकली कार्डियक फेलियर कर रहे हैं। अब कुछ जा ही नहीं पा रहा है तो रिलीज भी क्या होगा, तो बेसिकली एक तरह से हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अब हाइपोक्सिया का भी एक थोड़ा वो है कि जब ऑक्सीजन कम होता है तो बेसिकली क्या हो रहा है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऑब्वियसली CO2 को यूज़ किया जाएगा, CO2 को यूज़ किया जाएगा तो एसिडोसिस हो जाएगा, तो लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है। मैं वही बोल रही हूँ, एसिडोसिस एल्कलोसिस डिटेल टॉपिक है, उसको बाद में आपको जरूर डिस्कस किया जाएगा इसके साथ, ठीक है। जब एसिडोसिस होगा, अभी बॉडी को आदत नहीं है, ठीक है, बॉडी एल्कलोसिस में रहना ज़्यादा पसंद करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं, पर एसिडोसिस भी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे सेल डैमेज हो रहा है और सेल में क्या हो रहा है, सोडियम और कैल्शियम ज़्यादा ही अंदर जा रहे हैं और पोटाशियम बाहर आ रहा है।
तो सोडियम और अच्छा ये सेल की बात नहीं हो रही थी, सॉरी, ये वाली बात जो हमने की है ना ये ब्लड वेसल की है, ठीक है। ब्लड वेसल में हमारे होना ज़रूरी है ना वाटर। तो अभी बेसिकली सेल के अंदर जा रहा है सोडियम और कैल्शियम, और पोटाशियम बेसिकली बाहर आ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पोटाशियम तो बाहर बहुत ज़्यादा हो गया, सोडियम और कैल्शियम की होगी कमी बाहर, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे लाइसोसोम जो है रिलीज़ हो रहे हैं और वो अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सिक सेल सिंड्रोम, ठीक है। वहाँ पे दूसरी साइड में प्लेटलेट्स और ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, छोटे छोटे क्लॉट्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ कोआगुलोपैथी होने की वजह से एट द एंड ऑफ द डे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना बहुत बेसिक सा पैथोफिजियोलॉजी है कि अगर ओवरऑल किसी भी रीज़न से आपके पास कमी हो जाए इसकी या शॉक आ जाए, तो बेसिकली कैसे क्या उसका पैथोफिजियोलॉजी रहेगी। आई होप आपको समझ आया होगा। बाद में इसमें डिटेल में जाएंगे, हर एक टॉपिक में डिटेल में जाएंगे, स्पेसिफिकली हाइपोवॉल्यूमिया का डिटेल में जाना बड़ा ज़रूरी है, पर ये बेसिक सा ना आपको मैंने वो दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय फॉर नाउ, विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।